नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, ये जो इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली जो है आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। एक तरफ जहां पर पेपर 1 में 30 नंबर का ये पार्ट पूछा जाएगा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, और वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ एचएएस का एग्जाम आपका आ रहा है, तो एचएएस के एग्जाम में डेफिनेटली भी यहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। तो हमने जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीना ये लगभग कवर कर लिए हैं। अब हम नवंबर और दिसंबर महीना भी कवर कर लेंगे, फिर हमारे 8 महीने जो है वो करंट अफेयर के जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। नवंबर महीने का पार्ट 1 कल हमने डिस्कस कर लिया था, नवंबर महीने का पार्ट 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर ऑब्जर्व्ड एज जनजातीय गौरव दिवस। तो बोलते हैं कि किस नेता की जयंती जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस पहले तो पता होना चाहिए कि ये गौरव दिवस मनाया कब जाता है, और फिर पता होना चाहिए कि किसकी याद में या फिर किसकी जयंती को ये सेलिब्रेट करती है। तो देखिए, ये जो है वो नवंबर 15 को जो है वो मनाई जाती है, और बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जो है ये मनाई जाती है। आपने ध्यान रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है आदिवासियों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे भारत की संस्कृति या फिर सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए, या राष्ट्रीय गौरव यहाँ पर जो भी भारत के मूल्य हैं उनका संरक्षण करने के लिए जो है, तो जनजातीय आदिवासी लोगों के द्वारा जो किए गए थे, तभी ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये जो भगवान बिरसा मुंडा थे, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। जन्म कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर पठार में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये धार्मिक नेता तो थे ही, लोक गायक भी थे और एक सेनानी भी थे। जो आदिवासी थे उनके राइट्स को लेकर जो था वो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तभी जो है ये इतने फेमस है, और इसीलिए ये जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब 15 नवंबर भी पता होना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा भी पता होना चाहिए, क्यों मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन लिंक किया जाएगा तब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि आपने पढ़ लिया तो बस अब वो गलत नहीं हो सकता। फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं कॉन्फिडेंस में ही, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तब गलत भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ गांधी मंडेला अवार्ड इन 2022। तो बोलते हैं कि 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया, इसके प्राप्तकर्ता कौन है। तो जब आप हिमाचल से संबंध रखते हैं तब ये अवार्ड आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया गया दलाई लामा जी को, ऑप्शन बी सही आंसर। आपको बताया दलाई लामा जो है वो धर्मशाला से जो है धार्मिक नेता भी हैं, तो धर्मशाला से ही जो है ये सारा काम जो है वो करते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि धर्मशाला में ही इनको ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड जो था इनको उस टाइम हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हुआ करते थे, उनके द्वारा जो था वो दिया गया था। ये अवार्ड नाम से ही पता चल रहा है, महात्मा गांधी और मंडेला इनके नाम पर जो है रखा गया है। मंडेला जो थे ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, और इनके जो कदम हैं नॉन वायलेंस को लेकर और भी इनके बड़े ही कॉमन पैरेलल लाइन पर जो था ये चले थे, तो इसलिए जो है इन दोनों के नाम पर ये रखा गया है। और ये इंटरनेशनल लेवल का एक अवार्ड है, जहां पर भी गांधी जी की बात होती है, कोई भी अवार्ड कहीं पर भी करंट अफेयर में गांधी जी का नाम आता है, उस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लिया करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट रहे हैं गांधी जी, तो यहाँ से जो है एक आध क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ लेता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स। तो बोलते हैं साइट्स के लिए पार्टियों के 19वें नंबर का सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, किस कंट्री के द्वारा जो है वो की गई है। तो पनामा कंट्री के द्वारा जो है वो साइट्स की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 19th नंबर की, उसकी जो है वो अध्यक्षता की गई है। हमने एक कॉप कल भी पढ़ा था, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वो अलग था, ये साइट्स का है, और वो किसका था, वो UNFCC का था। तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये COP 19 कहाँ से आ गया, वो COP 27 चला हुआ था, नहीं, वो अलग है, वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का है। और COP 27 की अध्यक्षता जो है वो किसने की है, या फिर किसने उसको ऑर्गेनाइज किया है। COP 27 जो था वो इजिप्ट ने होस्ट किया है, और COP 28 दुबई में जो है वो होस्ट किया जाएगा। अभी ये पनामा में किया गया है। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आती है। 19th नंबर की जो वर्ल्ड की जो वाइल्ड लाइफ कैंटीन ऑफिशियली जो है वो रेफर की गई है। 19th नंबर की जो मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो साइट्स की है, साइट्स का पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। तो
इसी के माध्यम से जो की गई तो वो पनामा में जो था वो की गई साइट्स की, ये आपने ध्यान रखना है। पनामा आपने सुना भी होगा पनामा का, तो कहाँ कहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो पनामा इस्तुमस्त है, ये पनामा जो है ये लोकेट है कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर पनामा कैनाल स्थित है, तो ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका लैंडमास को जो है आपस में कनेक्ट भी करती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और बाकी तो जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर बना यहाँ से वो तो आपने देख ही लिया, वो भी एक ज़रूरी फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट इज इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ को जो है, मानगढ़ धाम जो है उसको राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया है, ये किस राज्य में जो है वो स्थित है। अब नेशनल मॉन्यूमेंट जब किसी को डिक्लेयर किया गया तो वो इम्पोर्टेंट बन गया। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है ये जो है राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी आप देखेंगे ना राजस्थान करंट अफेयर में कुछ दिन तक चलता रहेगा। राजस्थान के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है अशोक गहलोत। परंतु ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ में क्यों चला रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ टाइम में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी से ही जो है वो ज़ोरों शोरों से इलेक्शनों का काम यहाँ पर चल पड़ा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है। तो आपने राजस्थान में कितनी टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट्स आती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स आती हैं, वो भी पता होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान एक बड़ा स्टेट है तो यहाँ पर 200 सीट्स जो हैं वो आती हैं, विधानसभा की 200 सीट्स यहाँ पर आती हैं। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे तो कर्नाटक में कितनी सीट्स आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में जो है 224 सीट्स जो हैं वो आती हैं। यहाँ पर 224 सीट्स के लिए इलेक्शन जो था वो हुए थे। जब बात हो ही रही है तो बात लोकसभा राज्यसभा की भी होनी चाहिए। यहाँ पर लोकसभा की, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट्स जो हैं वो आती हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीट्स आती हैं, तो राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीट्स जो हैं वो राज्यसभा की आती हैं। 10 आती हैं यहाँ पर किसकी, राज्यसभा की, 25 आती हैं यहाँ पर लोकसभा की। ये आपने अब यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरी ओर कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट्स आती हैं, तो कर्नाटक में 12 सीट्स आती हैं राज्यसभा की, और 12 के अलावा जो है वो 28 सीट्स यहाँ पर आती हैं लोकसभा की। तो ये आपने अब ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा का सारा जो मैंने सीट्स का बताया। डेफिनेटली इस बार के एग्जाम में ना ये पूछा जाएगा विधानसभा की सीट्स को लेकर, क्योंकि अभी इलेक्शन जो है वो अलग अलग जगह हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पूरा पैटर्न वही है जो एचएस के एग्जाम में, एनटी के एग्जाम में, एलाइड के एग्जाम में या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं कि 2024 इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, कि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट विद 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, कि भारत जो है वो वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ जो है वो बाजरा का प्रमुख उत्पादक है। अब देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को जो था वो रिकमेंड किया कि आप भाई इसको जो है वो इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर दो, परंतु 2024 को नहीं किया है। ये प्रेजेंट टाइम में जो साल चल रहा है 2023 उसको किया है। 2023 हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। अब इंडिया ने किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर तो होगा ही, तो इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहाँ पर 41% ग्लोबल प्रोडक्शन को जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट्स देखेंगे तो किस तरह से दी गई हैं, यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पर चौथे नंबर की स्टेटमेंट सही हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। यहाँ से एक और बात आप ध्यान रखें। अब देखो क्यों जो है ये इंटरनेशनल ईयर जो है वो घोषित किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी चीज़ के ऊपर किया जाएगा तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस आ जाए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया गया है तो बाजरा जो होता है, जो भी फसलें यहाँ पर आती हैं तो उनका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा की जाए, ये जो है वो कहा जाता है। क्योंकि
कुछ फसलें जो हमारी ट्रेडिशनल चलती आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं। एक तरह से चावल कह लीजिए, तो चावल बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। तो स्विच करने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा थोड़ा लोग बाजरे की तरफ, मिलेट्स की तरफ भी जो है वो जाते रहें। एक तरह से प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है। मुझे ध्यान है कि G20 की एक सम्मेलन हुआ था, शायद G20 का ही था, तो उसमें ना मिलेट्स, जो बाजरे से बनी हुई चीज़ें थी, वही जो था वो वहाँ के डेलीगेट्स को खिलाई गई थी सारी की सारी। अब देखो, यूनाइटेड नेशन जो है किसी भी ईयर को जब डिक्लेयर करता है इस तरह से, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2022 को भी किया गया था। 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट किया गया था। 2022 को जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास किया गया था। 2021 को जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट किया गया था। और 2021 को ही जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल भी किया गया था। 2021 को ही जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी किया गया था। तो 2021, 2022, 2023 एटलीस्ट ये तो पता होने चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। अभी आने वाला साल 2024 भी है, तो 2024 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स किया गया है। कैमेलिड्स ऊंट की तरह ही जो है वो होता है, और 2024 को जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये पता चल गया जी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। बोलते हैं 7th एडिशन ऑफ द अमूर फाल्कन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि अमूर फाल्कन महोत्सव हुआ, इसका 7वां जो संस्करण था, ये किस राज्य के द्वारा मनाया गया। ये मनाया गया है जी आपका मणिपुर स्टेट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब मणिपुर स्टेट के द्वारा बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। पहले तो देख लीजिए, अमूर फाल्कन जो है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। मणिपुर फॉरेस्ट अथॉरिटी के द्वारा 7th एडिशन जो था वो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये है मणिपुर का। तो ये जो है यहाँ पर मनाया गया। पहली एडिशन अमूर फाल्कन फेस्टिवल की 2015 में जो था वो सेलिब्रेट की गई थी। अच्छा, क्या मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है वो शेयर करता है किसी कंट्री के साथ? तो म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ जो है वो ये बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार के साथ जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मणिपुर का ये क्वेश्चन भी आपने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मणिपुर म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार के साथ जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। और अभी आपको आए दिनों मणिपुर में जो है वो हिंसा के केस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो है ये देखने को मिल रहा है। तो ये मुख्य रूप से जो है वो यहाँ पर कम्युनिटी रहती है, एक मैती कम्युनिटी और कुकी लोग हैं, इनके बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। मैती ट्राइब के लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, और कुकी ये ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ट्राइबल स्टेटस को लेकर ही मुख्य रूप से जो है वो लड़ाई चली हुई है, वायलेंस जो है वो हो रही है। काफ़ी लोगों की जानें भी जो है वो अभी तक जा चुकी हैं। तो ये बेसिक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन टर्टशील्ड वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ऑपरेशन टर्टशील्ड जो था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो टर्टशील्ड ऑप्शन जो है ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ऑप्शन टर्टशील्ड है क्या, ये पता होना चाहिए आपको। टर्टशील्ड है ना, ये तो टर्टल से बनता है, ये जो कछुए होते हैं उनसे बनता है। तो उनकी जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, इलीगल रूप से कछुए जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, उनकी पोचिंग जो होती है उसको कम करने के लिए जो है ये ऑपरेशन टर्टशील्ड जो है वो चलाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। और कौन सी कंट्री जो है, किस कंट्री ने जो है वो चलाया है ऑपरेशन टर्टशील्ड को, तो ये ऑपरेशन जो है ये इंडिया के द्वारा ही चलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो गया। अब तो आपको समझ भी आ गया, अब नहीं भूलेगा आपको। ये इंडिया ने चलाया है, टर्टशील्ड कछुए के नाम पर ही, टर्टल के नाम पर ही, तो इसलिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन HAS में ना पूछा गया था ये 2-3 साल पहले। इन विच कंट्री बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 9 नवंबर टू 6 दिसंबर 2022। तो जब उस टाइम हुआ था, वो जो भी वर्ष होगा उस वर्ष में जब हुआ था ये इंटरनेशनल फेस्टिवल, तब पूछा गया था। परंतु अभी फिर से होता है, हर साल होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया जी? कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। कहाँ पर पड़ता है कुरुक्षेत्र? हरियाणा में जो है वो कुरुक्षेत्र पड़ता है। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट भी कई बार अखबारों में जो है वो ऐसे ऑपरेशन, ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी जो है वो आती हैं।
अब और क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, आपने ध्यान रखना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया कुरुक्षेत्र में जो है वो किया गया। कब से लेकर कब तक किया गया ये आपने ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र आपको पता है कि ये जो है वो लैंड मानी जाती है जहाँ पर भगवत गीता का प्रवचन जो था वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, तो उसी लिए मनाया जाता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल इसके साथ लग गया, इंटरनेशनल लेवल का ये फेस्टिवल है और कुरुक्षेत्र में मनाया गया। पता चल गया आपको कि क्यों मनाया जाता है, तो इतना ही ध्यान रखें। यहाँ से हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा में भी अभी इलेक्शन होंगे, तो डेफिनेटली हरियाणा की भी सीट्स हम जान लेते हैं कि कितनी है। हरियाणा में जो है वो 90 सीट्स आती हैं, किसकी, विधानसभा की यहाँ पर 90 सीट्स जो हैं वो आती हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीट्स आती हैं, तो राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीट्स जो हैं वो आती हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की यहाँ पर 10 सीट्स जो हैं वो आती हैं। हरियाणा में भी इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होंगे वहाँ की सीट्स याद करते रहिए और ऐसे ऐसे करके आपको मैक्सिमम स्टेट जो हैं वो याद हो जाएंगे। यहाँ पर इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी गई है जो मैंने आपको मौखिक रूप से बता दी है। ठीक है, जब भी आपको अगला क्वेश्चन देखना है तो अब उससे पहले ये जान लीजिए कि क्विज मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी अभ्यारण्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो नाइट स्काई सेंचुरी है भारत की, ये लद्दाख में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब चलो जी ठीक है, लद्दाख में जो है ये नाइट स्काई सेंचुरी स्थित है। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साइट्स पर जो है ये स्थित है ये जो है। और यहाँ से आप ये ध्यान रखें कि लद्दाख के जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो अभी बनाए गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख एक, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। और ये हमने पहले से करंट अफेयर्स में पढ़ भी रखा है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को जो है वो बनाया गया है। तो ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा का नाम ध्यान रखना है, ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो बने हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो है बी.डी. मिश्रा अभी बने हैं। इससे पहले आर.के. माथुर हुआ करते थे, आर.के. माथुर अब नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। इनका नाम जरूर ध्यान रखें। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक टू बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पहली जो वैदिक घड़ी है वो किस शहर में स्थापित की जाएगी। वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो उज्जैन में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उज्जैन देखो कौन से स्टेट में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश स्टेट में जो है वो पड़ता है। चलो ठीक बात हो गई। जब भी आपने बेसिक किताब कभी पढ़ी होगी ना तो वहां पर आता है उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन सिटी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये जो है वो शिप्रा नदी के किनारे जो है उस शिप्रा नदी ध्यान रखना है। उज्जैन में आपने एक और चीज सुनी होगी, यहाँ पर कुंभ का मेला भी जो है वो लगता है। तो कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उज्जैन के बारे में हो गए, तो ये आपने ध्यान रखना है। शिप्रा नदी हो गया, कुंभ का मेला हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन है जी। चलो यहाँ से इतना याद रह गया आपको तब तो ठीक है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो शिप्रा जो है वो आगे चलकर चंबल नदी में जो है वो मिल जाती है। शिप्रा नदी जो है वो आगे जाकर चंबल नदी में मिलती है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं जी, बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं आर्थेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि आर्थेमिस जो है वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया मून रॉकेट है। आर्थेमिस जो है वो हाल फिलहाल में चर्चा में था, लॉन्च किया गया। चर्चा में रहते हैं इस तरह के रॉकेट काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं और ये यूनाइटेड स्टेट का है, यूएसए का है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये आर्थेमिस है यूनाइटेड स्टेट का। इंडिया के तो आपको पता है चंद्रयान हो गया। चंद्रयान 1 जो था वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को जो था ये लॉन्च किया गया था। अब इस तरह से ही क्वेश्चन जो है ये भी पूछ सकते हैं कि आर्थेमिस जो है वो यूनाइटेड स्टेट का है, तो इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी जो है वो कौन सी है। आर्थेमिस को जो लॉन्च करने वाली एजेंसी है वो नासा है। नासा जो है वो इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी है। जब आप बेसिक एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो नासा की फुल फॉर्म भी वहाँ पर पूछ ली जाती है। एक बार हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछी गई थी।
नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है। N स्टैंड फॉर नेशनल, A स्टैंड फॉर एरोनॉटिक्स एंड S स्टैंड फॉर स्पेस और A स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका पूरा नाम है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये आर्थेमिस मिशन के बारे में पता चल गया आपको। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था वो पता चल गया। अच्छा, चंद्रयान 2 भी क्या पूछा जा सकता है आपसे? तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जो था वो 2019 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को जो था ये लॉन्च किया गया था। खासकर अपने कांस्टेबल, पटवारी जैसे एग्जाम के लिए जो है इन चीज़ों के नोट्स बना लेना, ये वहाँ पर हेल्प करेंगी। आगे बोलते हैं, इंडिया इज सेट टू अनवील यंग प्रोफेशनल स्कीम विद विच कंट्री। तो भारत ने जो है वो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो लॉन्च की है, किस कंट्री के साथ मिलकर लॉन्च की है ये पूछते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो मिलकर लॉन्च की है। ठीक है, यूके के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च की है, आपको पता चल गया। यूके के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इंडियन ओरिजिन के हैं, ये है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए ऋषि सुनक का नाम। अब प्राइम मिनिस्टर भी पता चल गए, यंग प्रोफेशनल स्कीम भी पता चल गई कि इंडिया ने किसके साथ लॉन्च की है। ये यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो अलाउ करेगी जो डिग्री होल्डर हैं, सिटीजन्स 18 से 30 साल के, कि एक दूसरे की कंट्री में आकर जो है वो रह सकते हैं और काम भी जो है वो कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 सालों तक जो है वो वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो ये है, एक तरह से मैंने बेसिक शब्दों में समझा दिया, आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? ये इंडिया के द्वारा जो है वो की गई है। इंडिया ने जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है। चलो, इंडिया का आपने ये क्वेश्चन जान लिया। इंडिया का एक और क्वेश्चन आपने कल भी जाना था। क्वेश्चन आपने ये जाना था कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है या फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो महिलाओं की होंगी उसको कौन कंट्री होस्ट करेगी? तो अपना भारत जो है वो उसको होस्ट करेगा। ये आपने कल जान लिया था, ठीक है, अच्छी बात है, जान लिया था जी। और क्या आपने कुछ और भी जाना है इंडिया के बारे में? देखो, बेसिकली आपने अलग अलग कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना था कि G20 की समिट जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल, वो जो है वो बेसिक चीज़ें आपने जान ली थी। इतना ही यहाँ से काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 बोलते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन एज ऑफ नवंबर 2022। तो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस पॉपुलेशन 2022 के अनुसार बोलते हैं विश्व जनसंख्या संभावना है ये 2022, इसके अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो ये 8 मिलियन जो है वो विश्व की जनसंख्या जो है वो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। अब देखो, अभी अभी आपने सुना भी होगा कि इंडिया ने जो है वो चाइना को जो है वो पॉपुलेशन के मामले में जो है वो आगे जो है वो इंडिया आगे हो गया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो गई है। तो जो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.4286 बिलियन, ये आपने ध्यान रखना है, 1.42 होगा। एक बार फिर से लिखता हूँ, ये है 1.4286, ये बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन। और अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की है 1.4257 ये बिलियन में ही है। तो ये जो है वो चाइना की है और ये जो है वो इंडिया की है। ठीक है, ये इंडिया की हो गई, ये चाइना की हो गई। तो चाइना से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, परंतु ओवरटेक जो है वो चाइना को कर लिया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ SCO। ये SCO क्या है? ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO के टोटल मेंबर हैं जी 9। मैं ये बता देता हूँ आपको। अब इनमें से देखिए कि कौन सा मेंबर इसका नहीं है। SCO का इनमें से मेंबर जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये इसके मेंबर हैं। और कौन कौन से इसके मेंबर हैं? SCO के 9 मेंबर हैं। चाइना हो गया अपना, इंडिया हो गया अपना, चाइना अपना नहीं है, इंडिया अपना है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया अपना, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान जो है वो लेटेस्ट इसने ज्वाइन किया है, तो ईरान भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 9 मेंबर हो गए। ये जो SCO था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में क्रिएट किया गया था। SCO जो चार्टर था 2002 में जो है वो साइन होता है और अस्तित्व में ये 2003 में आ जाता है। इंडिया इनिशियली इसका मेंबर नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में जो है वो इसको ज्वाइन किया है।
ये सारा आप इसके बारे में ध्यान रखिए। ये इंटरनेशनल नेशनल अफेयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपने ध्यान रखना है। तो कौन सा मेंबर नहीं है और बाकी के सारे ऑप्शंस, कौन कौन से मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, कब इसकी स्थापना की, कब ये चार्टर फोर्स में आया, कब साइन हुआ, वो सारी बातें आपने अब ध्यान रखनी है। देखो, मैं मानता हूं कि जब तक आपने जो पिछले कल पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया, आपकी पढ़ाई अधूरी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। अब खेल की श्रेणी में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसका पहले का नाम क्या था, सारा डिटेल में जितना आपको पता है, जितना मैंने कल बताया है, आपको जितना याद रहा है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़, जानकारी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने पढ़े, इनके क्विज़ प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग जाकर। यहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया है, कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।